हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 5th सेमेस्टर के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है जीई कोर्स के अंतर्गत। उसमें हम चैप्टर 3 को देखेंगे। चैप्टर 3 का जो नाम है वो है अनुवाद के उपकरण कोश ग्रंथ। मतलब कि बेसिकली इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, जो अनुवाद ट्रांसलेशन के जो उपकरण है, ट्रांसलेशन करने के लिए जो चीज़ें हमें आवश्यक है उनके बारे में, और कोश ग्रंथ मतलब शब्द कोश, एक प्रकार से डिक्शनरी, उनके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। पहले आता है अनुवाद के उपकरण। अनुवाद के उपकरणों में अनुवाद के वे सभी साधन आ जाते हैं जिनकी आवश्यकता अनुवाद में पड़ती है। तो अनुवाद के उपकरण में कौन सी चीज़ें आती हैं? वे सभी चीज़ें आ जाती हैं, ऐसे साधन जिनकी आवश्यकता पड़ती है। कब? जब हम अनुवाद ट्रांसलेशन करते हैं। इन उपकरणों में विविध प्रकार के कोश और सहायक सामग्री भी आती है। तो जब हम अनुवाद करते हैं तो जो उपकरण का यूज़ करते हैं उसमें कभी आप कह सकते हैं अलग अलग प्रकार के कोश आ सकते हैं, या फिर सहायक सामग्री जो स्टडी मटेरियल, हेल्प मटेरियल है, वो आता है। अनुवाद के प्रमुख उपकरणों में सबसे महत्वपूर्ण है शब्दकोश मतलब डिक्शनरी। अनुवाद का जब हम अनुवाद करते हैं तो जो उपकरणों, जो भी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है शब्दकोश, डिक्शनरी। शब्दकोश के बिना अनुवादक, शब्दकोश के बिना ट्रांसलेटर को हम अनुवादक कहते हैं। तो शब्दकोश के बिना अनुवादक अनुवाद, यहाँ पे अनुवाद आएगा, अनुवाद कर ही नहीं सकता। तो बिना आप कह सकते हैं डिक्शनरी के जो अनुवादक है वो अनुवाद नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में वह इसके बिना अधूरा है। अनुवाद के प्रमुख साधन होते हुए भी कोश के प्रयोग और कोश ग्रंथ संबंधी जानकारी अनुवादक के लिए आवश्यक और बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगर ट्रांसलेटर के पास डिक्शनरी हो, ठीक है, परंतु उसको उस डिक्शनरी का यूज़ करना ना आता हो, या फिर उसको उस डिक्शनरी की जितनी भी जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी, वो ना हो, तो क्या वो डिक्शनरी उसके काम के लिए होगी? बिल्कुल भी नहीं। वो उसके काम की अधिकांश काम की नहीं होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार डिक्शनरी या फिर शब्दकोश की अच्छी जानकारी होनी चाहिए अनुवादक को। प्राय देखा गया है कि अनुवादक अनुवाद कोशों व कोश संबंधी प्रयोगों में उदासीन रवैया अपनाते हैं। तो देखा गया है कि जो अनुवादक, ट्रांसलेटर है, जब वो अनुवाद ट्रांसलेशन करते हैं, जब ट्रांसलेटर ट्रांसलेशन का प्रोसेस करते हैं, तो जब वो जो आप कह सकते हैं डिक्शनरी का यूज़ करते हैं, तो उदासीन रवैया मतलब वो ज़्यादा मन से उस काम को नहीं करते हैं। तो ये देखा गया है। अब देखें अनुवाद के यंत्र। अनुवाद के यंत्र मतलब अनुवाद के लिए इन चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है। बौद्धिक, अब ये टेबल है, ठीक है, तो इसमें बौद्धिक रूप से देखें तो इसमें हम भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अगर हम बौद्धिक रूप से अनुवाद कर रहे हैं, भाषा का ज्ञान, विशेष गुण एवं प्रतिभा, विषय का ज्ञान, आप जिस विषय के ऊपर अनुवाद या ट्रांसलेशन का प्रोसेस कर रहे हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। फिर आपको अनुभव होना चाहिए, या फिर सहकर्मी या समकक्ष समूह, आपके पास ग्रुप होना चाहिए उन लोगों का जिनको ये प्रोसेस आता हो ट्रांसलेशन का। द्विभाषी एवं विश्लेषण विशेषज्ञ मतलब आपको द्विभाषी, एक व्यक्ति जिसको दो भाषा आती हो, एक ओरिजिनल लैंग्वेज और दूसरी जिसमें आपको ट्रांसलेट करना है। कई भाषाएं जानने वाले लोग, ऐसे लोग जिनको कई सारी भाषाओं का ज्ञान हो। वही मशीनीकृत की बात करें तो कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं आप। कंप्यूटरकृत शब्दकोश, कंप्यूटर में जो ऑनलाइन डिक्शनरीज आती हैं इनका प्रयोग कर सकते हैं। डाटा लिंक, टाइपराइटर, ठीक है, श्वेत लेख मशीन, कॉपी मशीन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर से यहाँ तात्पर्य है कि जब आप ऐसे एग्जाम्स देते हैं, सरकारी एग्जाम्स जिनमें टिक मार्क या फिर आपको फिल करना होता है OMR सीट का, तो वहाँ पे इस प्रकार की मशीन का यूज़ होता है आपके जो पेपर्स हैं उनको चेक करने के लिए। तो ये उस मशीन, कह सकते हैं कि उस मशीन की खासियत है कि वो टिक मार्क जो गोले भरे जाते हैं उनका पेपर काफ़ी ईजिली चेक कर पाती है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का प्रयोग किया जाता है। संग्रहण एवं पुनः प्राप्ति यंत्र, टेलीफोन एवं संचार, अन्य उपकरण, पाठ प्रदर्शित करने वाले यंत्र। तो इस प्रकार के यंत्रों का आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप कंप्यूटर के द्वारा या मशीन के द्वारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस कर रहे हैं। तो वहीं भौतिक रूप से
शब्दकोश जो डिक्शनरी है, समानांतर कोश के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो मैं बेसिकली समझा दूं, इस वाले कोश के अंतर्गत आपको एक शब्द से मिलते जुलते शब्द आपको देखने को मिल जाते हैं। व्याकरण की किताबें, संदर्भ पुस्तकें, विश्वकोश, इंसाइक्लोपीडिया, ग्रंथ, सूची, बिब्लियोग्राफी। ठीक है, तो अगर भौतिक रूप से आप ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो इनका, मशीनीकृत रूप से ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो इनका, और बौद्धिक रूप से करना चाहते हैं तो इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। अब इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। कोश शब्द का प्रयोग लंबे अरसे से होता रहा है। जो कोश शब्द है उसका प्रयोग लंबे समय से होता रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा में भी कोई नया शब्द नहीं है। तो ये जो कोश है ये भारत में भी कोई नया शब्द नहीं है, ये बहुत पुराने समय से ही है। इसके लिए संस्कृत साहित्य में कोश और कोश, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सलगम वाला श है और यहाँ पे ये वाला, तो कोश और कोश दो वर्तनीय प्रचलित थी जिनका प्रयोग कटोरा, पीपा, बाल्टी, बादल, म्यान, संदूक, ढक्कन, खोल आदि के अर्थों में होता था। तो यहाँ पे कोश से क्या तात्पर्य है, इतने जो शब्द बताए गए हैं इनका क्या मतलब है। तो कोश केवल इसलिए यूज होता था क्योंकि कोश एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम कई सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके रख सकते हैं। जैसे कटोरे में आप रख सकते हैं, पीपे में कई सारी चीज़ रख सकते हैं, बाल्टी में, ठीक है, ये बात अलग है। म्यान में तलवार रखने की एक चीज़ हो जाती है म्यान। संदूक में आप जो संदूक हो गया उसमें रख सकते हैं, ठीक है, ढक्कन, खोल आदि, इन सब में आप कई सारी चीज़ें रख सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कोश उन वस्तुओं के लिए उपयुक्त हुआ जिनमें कुछ संग्रह किया जा सकता है। ठीक है, तो कोश उन वस्तुओं के लिए क्या हुआ, प्रयुक्त हुआ, उपयुक्त नहीं प्रयुक्त, सॉरी। तो कोश क्या हुआ, उन वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुआ जिनका संग्रह किया जाता है। ऐसी चीज़ें जिनको हम इकट्ठा करके रख सकते हैं उनके लिए हमने कोश शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया। संस्कृत में शब्दकोश के लिए निघाट, नामाला, नाम, माला, शब्दवर्णवी, अभिधान आदि शब्द प्रचलित रहे हैं। तो आपको बेसिकली ये याद रखना है कि कोश शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि हम उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जिनको संग्रहित करके या इकट्ठा करके रख सकते हैं, ठीक है, उसको हम कोश में रखते हैं और कोश इसके लिए प्रयोग किया जाता है। हिंदी शब्द में भी कोश और कोश शब्द शब्दकोश अथवा खजाना के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जैसे राजकोष मतलब राज्य का सारा धन एक जगह रखा गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार खजाने के लिए राजकोष हो गया, और शब्दकोश मतलब शब्दों का एक भंडार। परंतु 20वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते कोश शब्द का प्रयोग शब्दकोश के लिए और कोश का प्रयोग खजाने के लिए रूढ़ी हो गया था। ठीक है, तो जो कोश ये वाला देख सकते हैं, ये जो कोश ये वाला कोश है इसका प्रयोग शब्दकोश के लिए, और जो ये वाला कोश है इसका प्रयोग खजाना मतलब राजकोष के लिए यूज किया जाने लगा। अमर सिंह के प्रसिद्ध अमरकोश का मूल नाम लिगानु शासन था, जिसे बहुत बाद में अमरकोश कहा जाने लगा जब कोश का प्रयोग आज के अर्थ में रूढ़ी हो गया। अंग्रेजी में कोश के लिए डिक्शनरी शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो अगर हम जो शब्दकोश है या फिर कोश है उसको हम इंग्लिश में देखें तो डिक्शनरी का प्रयोग किया जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन के इस वाले शब्द डिक्री शब्द से हुई। लैटिन में इसका अर्थ है कहना या बोलना। इस प्रकार अंग्रेजी में कहे या बोले गए शब्दों के संग्रह को डिक्शनरी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे शब्द जिनको कहा जा सकता है या बोला जा सकता है उनको हम डिक्शनरी कहते हैं। अब आप कह सकते हैं कोश के लिए अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं बड़े बड़े लोगों द्वारा, तो उनके बारे में बात करें तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने क्या बताया है। अगर हम कोश की बात करें तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार कोश एक ऐसी पुस्तक है जिसमें किसी भाषा के शब्द और उनके अर्थ या उसी भाषा में या किसी दूसरी भाषा में सामान्यता वर्णानुसार दिए रहते हैं। प्राय शब्दों के उच्चारण, उनकी व्युत्पत्ति, प्रयोग का विवरण भी उसमें रहता है। अब देखिए इसका क्या मतलब। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार क्या है, कोश क्या है, एक पुस्तक है जिसके अंदर किसी भाषा, कोई भी एक भाषा ले लीजिए, उस भाषा के शब्द और उनके अर्थ आपको देखने को मिलते हैं। वहीं पे तो उसी भाषा में या किसी और भाषा में उसी में आपको
वो भाषा और साथ में उसके किसी और भाषा के भी देखने को मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी देखते हैं तो वहाँ पे आपको हिंदी के शब्द अगर हिंदी इंग्लिश है तो पहले हिंदी में लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद वही शब्द आगे जाके इंग्लिश में बताया होगा कि इसका क्या मतलब होता है, फिर उसको किस प्रकार बोलना है ये भी उसमें एक्सप्लेनेशन होती है, और साथ में आपको देखने को मिलेगा उस शब्द की मीनिंग, ठीक है। तो एक भाषा से दूसरी भाषा में ये मिल जाता है। सामान्यतः वर्णानुसार मतलब ऐसे ए बी सी इस तरह होगा, या फिर अगर का खा गा इस प्रकार से वर्णानुसार इसमें क्या होता है, शब्दों को रखा जाता है। शब्द के उच्चारण मतलब शब्द को किस प्रकार बोलना है, उनकी व्युत्पत्ति और प्रयोग का विवरण भी उसमें रहता है। अब आते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। जब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है कोश शब्द के बारे में, कोश वह पुस्तक है जिसमें सामान्यतः वर्णानुसार से किसी भाषा के शब्दों अथवा विशेष या फिर लेखक आदि के संबंध में अध्ययन होते हैं। तो कोश क्या है, एक पुस्तक है जिसमें वर्ण अनुसार मतलब वर्ण के अनुसार लेटर ऊपर से लेके नीचे तक के अनुसार किसी भाषा के शब्द, कोई भी भाषा उठा लो, उसके शब्द अथवा विशेष या फिर लेखक आदि के संबंध का अध्ययन होता है। मतलब उसमें विशेष रूप से शब्दों के बारे में बताया जाता है, ठीक है, और उनके आप कह सकते हो उनकी मीनिंग के बारे में लेखकों द्वारा बताया गया है, तो वो उसमें देखा जा सकता है। हिंदी शब्द सागर के अनुसार कोश का क्या मतलब, कोश वह ग्रंथ है जिसमें अर्थ या प्राय सहित शब्द इकट्ठा किए जाते हैं। तो कोश क्या है, एक ग्रंथ है जिसमें अर्थ और उनके पर्यायवाची या उनसे रिलेटेड जो शब्द हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। तो ये तीन तरह की जो आप परिभाषाएं हैं ऑक्सफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया और हिंदी शब्द सागर की, इनको आप प्लीज़ एक बार काफ़ी अच्छे से याद करिए। अगर एग्जाम्स में शब्दकोश से रिलेटेड या अनुवाद उपकरण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये तीन परिभाषाओं में से एक से दो तो वहाँ पे मेंशन करनी है ही। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है शब्दकोश के प्रकार, मतलब कितने प्रकार के शब्दकोश या डिक्शनरीज अवेलेबल है। तो बात करें कोश वर्गीकरण के आधार, जब हम शब्दकोश या कोश के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं तो कोश वर्गीकरण के मुख्य आधार निम्न है। इन आधारों पर हम कोश का वर्गीकरण करते हैं। पहला, उनका उद्देश्य क्या है। दूसरा, वो किस भाषा के लिए बनाए गए हैं। प्रविष्टि क्या है, कौन से काल में बनाए गए थे या कौन से काल से रिलेटेड है। उनमें अर्थ है या कुछ और। प्रविष्ट क्रम किस प्रकार का है। विशिष्ट दृष्टिकोण, उद्देश्य की दृष्टि से कोशों का अर्थ, प्रतिशब्द, प्राय, विलोम, पर्यायवाची, परिचय, विवेचना, व्युत्पत्ति और उच्चारण आदि का संकलन होना चाहिए। इतने बड़े का क्या मतलब है कि जब हम बहुत ऐसा है कि बहुत सारी डिक्शनरीज वर्तमान में अवेलेबल है, ठीक है, तो उनको हम किस तरह अलग अलग प्रकार से बांटते हैं। तो पहले में हम देखेंगे कि उनका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य के आधार पर हम डिक्शनरी को बांटेंगे। फिर दूसरा, उनकी भाषा के आधार पर कि हिंदी इंग्लिश है या टोटली इंग्लिश है, टोटली रूसी, जैपनीज भाषा की, इस प्रकार बांटेंगे। दूसरा, उनकी प्रविष्टि किस प्रकार की है, वो कौन से काल में बनाई गई थी, कौन से काल में डिक्शनरी का निर्माण हुआ, इसके आधार पर हम डिक्शनरीज को बांटते हैं। उनमें अर्थ किस किस प्रकार से बताए गए हैं कि उनमें सिर्फ शब्दों का अर्थ बताया गया है या फिर उनमें कुछ ऐसे विशेष शब्द दिए गए हैं जिनका अर्थ बताया गया है। उनका प्रविष्टि क्रम, उसमें जो शब्द दिए गए हैं उनका क्रम किस प्रकार का है, ठीक है। विशिष्ट प्रकार के, इस प्रकार से जो हैं हम क्या करते हैं, बांटते हैं कोशों को। फिर देखें, और उसमें क्या होना चाहिए, उन सब में ये सब होना चाहिए। प्रतिशब्द, पर्याय, किसी भी एक डिक्शनरी में पर्याय, शब्द से रिलेटेड शब्द, उनके विलोम, उस शब्द का क्या परिचय है, ठीक है, व्युत्पत्ति, वो किस प्रकार बना और उसको किस प्रकार उच्चारण करना है, ये एक कोश के अंतर्गत होना चाहिए। इस दृष्टि से शब्दकोश में अर्थ, परिभाषिक कोश में प्रतिशब्द, प्राय और विलोम कोश में क्रमांश, प्राय और विलोम, व्युत्प और उच्चारण कोश में व्युत्प और उच्चारण, परिचय तथा विषय कोश जैसे भाषा ज्ञान कोश में विवेचना में परिचय आना चाहिए। अब इसको इस प्रकार समझिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया पर मैं आपको इजीली समझाता हूँ कि ऐसे कोश, मतलब सिंपली हम डिक्शनरी शब्द का यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो ऐसी डिक्शनरी जिनमें अर्थ के बारे में बात की गई है, मतलब वो जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, तो उस डिक्शनरी में क्या अवेलेबल होना चाहिए, उस शब्द के बारे में और उसकी परिभाषा। दूसरा, ठीक है, पारिभाषिक कोश में प्रतिशब्द, प्राय और विलोम कोश में ऐसे
ऐसे डिक्शनरीज जिसमें उस शब्द की विलोम, ठीक है, और उसका पर्यायवाची उपलब्ध होना चाहिए। तो उसमें क्या होगा, पर्याय और विलोम उपलब्ध होना चाहिए। ऐसे शब्दकोश या फिर डिक्शनरी जिसमें व्युत्पत्ति, वो शब्द किस प्रकार बना और उसको किस प्रकार बोला जाएगा, ऐसे डिक्शनरीज में क्या होना चाहिए, उच्चारण होना चाहिए, ठीक है, और उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, ये दोनों चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए। वहीं परिचय और विषय कोश जैसी भाषा ज्ञान कोश में विवेचना एवं परिचय आते हैं, ठीक है। तो ऐसे शब्दकोश या फिर ऐसी डिक्शनरीज जिसमें किसी शब्द के परिचय के बारे में बताया गया हो, ठीक है, तो उसमें क्या देखा जाएगा, उसमें विज्ञान कोश में विवेचना और विवेचना और परिचय दोनों चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। इसको एक उदाहरण से समझिए कि आपने एक डिक्शनरी खरीदी जिसमें आपको क्या देखना है, आपको किसी वर्ड की मीनिंग देखनी है हिंदी से इंग्लिश में, ठीक है। आप डिक्शनरी परचेज करके लाए मार्केट से। अब वो डिक्शनरी में आपको क्या देखने को मिलता है कि हिंदी का शब्द लिखा है, उसकी इंग्लिश मीनिंग लिखी है, ठीक है, और उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल लिखी है। परंतु वहीं अगर उस डिक्शनरी में आपको क्या देखने को मिले, पहले तो शब्द देखने को मिले, ठीक है, जिसको हम वर्ड कहते हैं, उसकी दूसरी लैंग्वेज में मतलब ट्रांसलेटेड वर्जन भी देखने को मिले, परंतु वहाँ पे आपको पर्यायवाची देखना है, परंतु पर्यायवाची उपलब्ध नहीं है, तो क्या हो गया, वो डिक्शनरी में कुछ चीज़ें जो है वो उपलब्ध नहीं है। हो सकता है आपको वहाँ पे वर्ड तो देखने को मिले परंतु उसका इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्जन देखने को ना मिले, डायरेक्टली उसका पर्यायवाची या फिर उसका विलोम देखने को मिले। तो इस प्रकार से डिक्शनरी को बांटा गया है, सेपरेट किया गया है कि अगर आपको विलोम के लिए डिक्शनरी चाहिए तो आपको ये वाली बाय करनी है, पर्यायवाची के लिए चाहिए तो ये, और अगर हिंदी से इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए तो ये। इस प्रकार से डिक्शनरीज को बांटा गया है। एक कोश में एकाधिक उद्देश्य का भी समावेश हो सकता है, जैसे हिंदी शब्दकोश में बाबू श्याम सुंदर दास ने अर्थ, व्युत्पत्ति और परिचय तीनों को समाविष्ट किया है। तो किसी एक डिक्शनरी में, ठीक है, उसका एक उद्देश्य, एकाधिका उद्देश्य भी हो सकता है। मतलब किसी एक डिक्शनरी में एक चीज़ के बारे में या एक से अधिक चीज़ों के बारे में सिंपली बताया जा सकता है। तो एकाधिक मतलब उसमें एक ही चीज़ के बारे में डिफरेंट एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है। जैसे कि एक डिक्शनरी है हिंदी शब्द सागर, ठीक है, उसमें बाबू श्याम सुंदर दास ने क्या बताया, हर शब्द का अर्थ दिया है, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई और उसके परिचय, ये तीनों चीज़ें आपको उस डिक्शनरी में हर शब्द के लिए देखने को मिल जाती हैं। भाषा के आधार पर एक भाषिक, द्विभाषिक, बहुभाषिक कोश हो सकते हैं। भाषा के आधार पर शब्द, मुहावरे, लोकनीति आदि कोश भेद हो सकते हैं, ठीक है। तो भाषा के आधार पर आपको शब्दों के लिए डिक्शनरी मिल सकती है, मुहावरों के लिए मिल सकती है, लोकनीति के लिए डिक्शनरी मिल सकती है अलग अलग। काल की दृष्टि से एक कालिक, जैसे बंगला का चलतिका कोश ऐतिहासिक कोश हो सकता है, ठीक है। तो काल की दृष्टि से मतलब समय की दृष्टि से अगर हम देखें तो जो एक कालिक जो शब्दकोश है वो बंगाल का है, ठीक है, बंगला भाषा का है, और वो एक ऐतिहासिक कोश हो सकता है। अब देखें कोश के भेद या वर्गीकरण, मतलब अब जो हमने ऊपर बात करी कि इस प्रकार के कोश होते हैं, मतलब डिक्शनरीज होती हैं, अब उनके बारे में देखें एक्सप्लेनेशन में। तो वर्गीकरण, कोश का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। पहला आता है विश्वकोश। विश्वकोश आता है मतलब इंसाइक्लोपीडिया, जिसमें विश्व की सारी जानकारी उसमें आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप जानवरों के बारे में लाते हैं इंसाइक्लोपीडिया, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, विश्व में जितने भी जानवर जो देखे जा चुके हैं या फिर जिनके बारे में डिटेल्स वो आपको उसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर आप लेके आते हैं फूलों के बारे में इंसाइक्लोपीडिया, फ्लावर्स की इंसाइक्लोपीडिया, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा कि विश्व में जितने भी फूल ज्ञात हैं, जो लोग जानते हैं, उनके बारे में आपको डिटेल देखने को मिलेगी। इसमें विश्व की महत्वपूर्ण जानकारी होती है। इसकी सहायता से हम अनेक प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका आदि। तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका आदि है। अगर आप इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका पे जाते हैं और कुछ सर्च आउट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको उसके बारे में डिटेल देखने को मिल जाती है। फिर आती है बहुभाषा कोश, मतलब जो कई सारी भाषाओं में आप कह सकते हैं जिसमें दे रखा हो। इस प्रकार के कोश में एक शब्द के अर्थ या प्रयोग अनेक भाषाओं में दिए जाते हैं। मतलब कोई भी ये जो बहुभाषा कोश है, इसमें आपको एक शब्द होगा, हिंदी उदाहरण के लिए लेते हैं हिंदी। अगर आप बहुभाषिक कोश लाए हैं हिंदी से, तो आपको हिंदी का तो शब्द देखने को मिलेगा, परंतु उसका इंग्लिश में क्या मतलब होता है, जैपनीज़ में उसका क्या मतलब होता है, ठीक है, और तो और जैपनीज़ में अगर आप उसमें देख रखा है तो रूसी भाषा में उसका क्या मतलब होता है। मतलब
एक ही शब्द की अलग अलग भाषाओं में क्या मतलब है वो आपको उसमें देखने को मिल जाता है। सबसे बड़ा बहुकोश भारत सरकार की मदद से प्रकाशित हुआ, जिसमें मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं के शब्द हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो बहुकोश है, बहुभाषा का जो कोश है, वो भारत सरकार की मदद से प्रकाशित किया गया, और जो जिसमें मान्यता प्राप्त भारतीय भाषा के शब्द है, जिसमें भारत भाषा के बहुत सारे शब्द आपने को देखने को मिल जाते हैं। फिर आता है द्विभाषिक कोश, मतलब दो भाषाओं का डिक्शनरी। शब्दकोश में यह सबसे अधिक प्रचलित है। अगर आप देखें डिक्शनरी के क्षेत्र में तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं भी कभी कभार हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी डिक्शनरी का यूज़ करता हूँ, आपने भी कभी ना कभार करी होगी। ठीक है, तो इसमें दो भाषाओं के शब्द के अर्थ दिए जाते हैं। दो अलग अलग भाषाएं, उनके अर्थ, मतलब हिंदी से अगर इंग्लिश है तो हिंदी का शब्द उसका इंग्लिश में क्या मीनिंग होगा और उसके बारे में ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अर्थात किसी एक भाषा के शब्द का दूसरी भाषा में क्या दिया जाता है, अर्थ दिया जाता है। जैसे हिंदी अंग्रेजी डिक्शनरी आती हैं, अंग्रेजी हिंदी डिक्शनरी आती हैं, हिंदी उर्दू आती है, जापानी हिंदी और हिंदी रूसी डिक्शनरीज आती हैं। फिर आती है पारिभाषिक। इस प्रकार के कोश में किसी विषय से संबंधित शब्दों की विस्तृत जानकारी की जाती है। मतलब जो पारिभाषिक कोश है, इसके अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर विषय को ले लेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट को ले लेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी शब्द हैं उनकी जानकारी आपको इसमें देखने को मिलती है। तकनीकी प्रकृति के शब्दों को समझने के लिए इस तरह के कोश का प्रयोग किया जाता है। मतलब तकनीकी प्रकृति, अगर आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें जाननी है तो वो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे भारतीय बैंक संघ की ओर से प्रकाशित बैंकिंग शब्दावली। तो भारत में जो बैंकों का संघ है, ठीक है, आप कह सकते ग्रुप है, उनके द्वारा एक बैंकिंग शब्दावली प्रकाशित की गई, जिसके अंदर बैंक से रिलेटेड सारी डिटेल होंगी, शॉर्ट फॉर्म्स, फुल फॉर्म्स, कोई ऐसे शब्द, ठीक है, जिसका मतलब जो आम नागरिक है वो नहीं जान सकते, तो वो आप बैंकिंग शब्दावली में देख के समझ सकते हैं। मनोविज्ञान परिभाषा कोश, मनोविज्ञान से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड भी परिभाषा कोर्स उपलब्ध हैं। परिभाषिक को शब्दावली सेम जैसा ही है वैसा ही वो है, बस इसमें थोड़ा सा आपको अंतर देखने को मिल जाता है। बेसिकली ये दोनों एक जैसे ही हैं। ये शब्दकोश विशिष्ट रूप से संबंधित शब्दों के अर्थ प्राय दूसरी भाषा में बताने हेतु तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें विशिष्ट विषय, कोई भी एक विषय उठा लेंगे जैसे ऊपर वाले में था, परंतु उसमें केवल एक ही भाषा में आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रांसलेशन देखने को मिलेगा। तो शब्दकोश विशिष्ट विषय से संबंधित शब्दों के अर्थ, कोई भी विषय है उससे उसके शब्द, उसका अर्थ, उसका पर्याय दूसरी भाषा में उसका क्या बताने का क्या तरीका है, ये सब इनका प्रयोग सीमित होता है। ठीक है, तो इनका उपयोग क्या होता है, सीमित होता है, लिमिटेड इनका यूज़ किया जाता है। इनका उपयोग किसी विषय से संबंधित विशिष्ट व्यक्ति ही करता है। तो अगर बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कोई व्यक्ति है तो वो बैंकिंग का जो डिक्शनरी है उसका यूज़ करेगा। वहीं अगर आप बात करें किसी और सेक्टर का, अकाउंटिंग का सेक्टर हो गया या फिर और कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई सेक्टर हो गया, तो उससे रिलेटेड डिक्शनरीज आप यूज़ करेंगे। इनका उपयोग किसी विशेष व्यक्ति द्वारा किया जाता है। जैसे बैंकिंग अनुवाद के लिए बैंकिंग शब्दावली का उपयोग किया जाता है, रेलवे के लिए अलग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, अंत है उसके लिए अलग प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप रेलवे से रिलेटेड काम करते हैं तो आपको रेलवे की शब्दावली का प्रयोग करना होगा। फिर आता है विशिष्ट कोश। इन कोशों के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे कोश हैं जो अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट कोश में काफ़ी सारे धार्मिक पर्याय, इनके बारे में बात करते हैं। इन कोशों का उपयोग बहुत सीमित मात्रा में किया जाता है। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनका काफ़ी लिमिटेड लोग यूज़ करते हैं और काफ़ी कम ही लोग एक प्रकार से यूज़ करते हैं। पहला आता है धार्मिक कोश। इस प्रकार के कोशों में धार्मिक, कर्मकांड, पुराण, वेदांत जैसे विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप धर्म से रिलेटेड, धार्मिक रिलेटेड ग्रंथों को पढ़ते हैं, कर्मकांड, पुराणों, वेदांत को पढ़ते हैं, तो ये जो धार्मिक कोश है ये आपके लिए है। विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। इनमें शब्दों के अतिरिक्त स्थान, व्यक्तियों से संबंधित जानकारी भी दी जाती है। तो इसमें क्या, इसमें शब्दों के अतिरिक्त भी जानकारी हो, जैसे किसी स्थान के बारे में, ठीक है, किसी व्यक्ति के बारे में। अगर ग्रंथ में कोई व्यक्ति के बारे में बताया गया तो उसकी जानकारी आपको इन शब्दकोश में देखने को मिल जाती है, जानकारी दी जाती है। हिंदी में ऐसे कोश कई प्रतिष्ठित प्रकाशकों ने प्रकाशित किए हैं।
सॉरी प्रशासन, यहाँ पे प्रशासन आएगा, ठीक है। तो हिंदी में, हिंदी लैंग्वेज में इस प्रकार के जो डिक्शनरीज हैं इनको कई बड़े बड़े जो आप कह सकते हैं प्रशासन है उन्होंने क्या करा है, प्रकाशित किया है। फिर आता है प्रायकोश। इस प्रकार के शब्दकोश में एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द दिए जाते हैं। हिंदी में इसे शब्दकोश है, हिंदी में ऐसे कई शब्दकोश हैं, ठीक है। तो पर्याय का मतलब है पर्यायवाची, शब्द का उल्टा। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि ये जो पर्याय है इसमें केवल हर शब्द का आपको क्या देखने को मिलेगा, पर्यायवाची देखने को मिलेगा। फिर आता है समानांतर कोश या फिर थीसरेस, थीसरेस। यह पर्याय कोश के विस्तृत रूप है, मतलब इसमें आपको पर्यायवाची कोश से अलग मिलेगा। इसमें केवल पर्यायवाची शब्द ही नहीं दिए जाते, सॉरी विस्तृत का मतलब है यहाँ पे और ज़्यादा डेवलप्ड। पर्यायवाची तो साथ में मिलेगा ही, साथ में और चीज़ें भी मिलेंगी। तो इसमें क्या है, इसमें केवल पर्यायवाची शब्द ही नहीं दिए जाते अपितु शब्द से मिलते जुलते अर्थ भी दिए जाते हैं। समानांतर का मतलब ही है कि किसी वर्ड से रिलेटेड और कौन सा वर्ड अवेलेबल है, ठीक है। तो पर्यायवाची के साथ साथ शब्द से मिलते जुलते वर्ड भी देखने को मिलेंगे। समतुल्य शब्दों दिए गए हैं, वैकल्पिक शब्द दिए जाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि एक ही शब्द की अनेक छायाएं इस शब्दकोश में दी जाती हैं, मतलब एक ही शब्द की अलग अलग प्रकार की जो छायाएं हैं वो इस शब्दकोश में आपको देखने को मिलती है। फिर आती है लोकोकित, लोकोकित कोश। इस प्रकार के शब्दकोश में लोको, कितियों और मुहावरों के अर्थ दिए जाते हैं। तो इस वाले शब्दकोश में आपको ज़्यादातर मुहावरे और लोकगीतियाँ देखने को मिलती है। भारत में अनेक क्षेत्रीय भाषाओं के भी मुहावरे लोकोकित कोश प्रकाशित किए जा चुके हैं, ठीक है। तो मुहावरों के लिए या फिर लोकोकित प्रकार के जो डिक्शनरीज है वो भारत में ऑलरेडी अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर प्रकाशित की जा चुकी हैं। उपनाम या बोलियां, विभिन्न प्रदेशों में बोली जाने वाली उपभाषाएं व बोलियां के अपने अपने शब्दकोश हैं। मतलब भारत में आपने देखा होगा बहुत बड़ी मात्रा में अलग अलग क्षेत्र की बोलियां बोली जाती हैं, ठीक है। और कई सारी उपभाषाएं हैं, भाषा का जो आप कह सकते हैं सब पार्ट होता है वो उपभाषा कहलाता है। तो उपभाषाएं आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इसका क्या है, ऐसे कोश राज्य साहित्य अकादमी की ओर से प्रकाशित किए जाते हैं, मतलब उस राज्य के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि सब उस राज्य को पता है कि उनके राज्य में किस किस प्रकार की बोलियां, किस किस प्रकार की भाषाओं का यूज़ किया जाता है, तो उन्हीं के द्वारा ये प्रकाशित किए जाते हैं। हिंदी में लगभग हर बोली के शब्दकोश मौजूद हैं, जैसे शब्द विचार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का शब्दार्थ विचार कोश इस तरह के कोश का एक उदाहरण है, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा शब्दार्थ विचार कोश एक उदाहरण है उपनाम या बोली कोश का। ऐसे शब्दकोश का सूक्ष्म अर्थ समझने में उपयोग होते हैं, ठीक है। तो ऐसे शब्दकोश किसमें, कोई शब्द हो गया उसका सूक्ष्म अर्थ क्या निकलेगा, मतलब सबसे छोटा अर्थ क्या हो सकता है, या फिर उस बोली के अंदर उसका अर्थ क्या होगा, ये समझने में हमारी मदद करते हैं। फिर आता है शब्दकोश की उपयोगिता क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, क्यों हम उसे उपयोग करते हैं। तो शब्दकोश की उपयोगिता अनेक उद्देश्यों एवं शब्दकोशों में दी गई है, सूचना पर निर्भर करती है, दी गई सूचना पर निर्भर करती है कि किसी डिक्शनरी की क्यों हम उपयोग करें। ये उसमें दी गई सूचना के आधार पर होता है कि अगर आपको अर्थ देखना है तो आप अर्थ वाली डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं, वहीं अगर आपको पर्यायवाची या मुहावरा देखना है तो आप अलग प्रकार का यूज़ करेंगे। पाठक विभिन्न प्रकार के शब्दकोश का उपयोग करते हैं, जो पढ़ने वाले हैं वो अलग अलग प्रकार के जो शब्दकोश हैं, डिक्शनरी है, उनका प्रयोग करते हैं, क्योंकि भाषा समझने में जो भी कठिनाई सामने आती है उनका निराकरण शिक्षकों के अलावा शब्दकोश ही करता है, ठीक है। तो जब आप कोई नई भाषा पढ़ते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो उस समय जो आप परेशानियों को झेलते हैं, ठीक है, परेशानियां जो फेस करते हैं उनका निवारण सिर्फ आपका टीचर या फिर शब्दकोश डिक्शनरी ही कर सकता है। इसकी उपयोगिता निम्नलिखित बिंदुओं में बताई गई है। तो इस प्रकार हम इसका उपयोग करते हैं। शब्द का अर्थ, उच्चारण, वर्तन को जानने के लिए किसी शब्द का क्या अर्थ होगा, किस प्रकार उसको बोला जाएगा, ठीक है, उसका वर्तन क्या है, अगर हमें ये जानना है तो हम डिक्शनरी का यूज़ करेंगे। इसमें शब्द का व्युत्पत्ति, शब्द का उपयोग, का प्रयोग आदि की सूचना मिलती है। किसी शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उसका प्रयोग किस प्रकार होगा, ये सूचना या ये डिटेल्स आपको डिक्शनरी में देखने को मिलती है। तीसरा, कोई शब्दकोश संकेताक्षर, बाटा, बाट, मापतोल, विभिन्न देशों की मुद्रा, मुख्य व्यक्तियों एवं स्थानों के बारे में सूचना दे। तो ऐसी डिक्शनरी भी अवेलेबल हैं जो कि संकेताक्षर संकेत करती हैं, संकेत बताती हैं, ठीक है। बाट
माप तोल, ऐसी डिक्शनरी अवेलेबल है जिसमें आपको हर माप तोल की चीज़ें देखने को मिल जाती है, जैसे 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, इस प्रकार की डिक्शनरी भी अवेलेबल है। ठीक है, देश की मुद्रा, हर देश की मुद्रा के बारे में डिटेल देखने को मिल जाती है, और व्यक्ति और स्थान के बारे में भी जानकारी देती है। सामान्य शब्दकोश में शब्दों का इतिहास पता चलता है। ठीक है, जो सिंपल या फिर आप कह सकते हैं सामान्य शब्दकोश डिक्शनरी है, उसमें उस शब्द का क्या इतिहास है ये देखने को मिलता है, तथा यह भी पता चलता है कि कब इसके अर्थ का प्रयोग में परिवर्तन हुआ। मतलब आप डिक्शनरी में ये देख सकते हैं कि एक शब्द जो कि पुराने समय से चला आ रहा है उसमें कब कब चेंजेस हुए। शब्दकोश के निरंतर उपयोग से पाठक अपनी शब्दावली को बढ़ा सकता है। मतलब जो पढ़ने वाला है शब्दकोश को, जो रीड कर रहा है, वो अपने शब्दों की जो पढ़ने के तरीके हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को इकट्ठा कर सकता है और अपनी भाषा में सुधार कर सकता है। विशिष्ट शब्दकोश के निरंतर उपयोग से शब्द के पर्यायवाची, समानार्थी एवं विलोम शब्द को खोजने तथा अर्थ जानने तथा उनका सही उपयोग एवं उच्चारण जानकर कोई व्यक्ति जो कि क्या कर रहा है, विशिष्ट रूप से किसी शब्दकोश का उपयोग कर रहा है, तो वो क्या कर पाएगा, शब्द पर्यायवाची जान पाएगा, उस शब्द से रिलेटेड जो उसके सिनोनिमस हैं वो देख पाएगा, मतलब समानार्थी, उस शब्द का विलोम क्या होगा, ठीक है, उसका अर्थ, उसका सही उपयोग जानने में क्या करेगा, उसकी मदद करता है। कहावतें, मुहावरों का अर्थ भी शब्दकोश से सहजता से पता लगाया जा सकता है। विदेशी भाषा के शब्दों का अर्थ जिनका समावेश अन्य भाषा में हो गया है उनका भी पता शब्दकोश से लगाया जा सकता है। ऐसी भाषाएं, विदेशी भाषा का कोई शब्द, ठीक है, इंग्लिश का कोई शब्द हो गया, रूसी भाषा, जैपनीज भाषा का कोई शब्द हो गया, जिनका समावेश अन्य भाषा में हो गया, मतलब जो किसी अन्य भाषा से भी जुड़ गए हैं, उनका भी पता आप शब्दकोश से लगा सकते हैं। फिर आता है द्विभाषिक या बहुभाषिक शब्दकोश की आवश्यकता अनुवाद का कार्य करने में पड़ती है। जब आप ट्रांसलेशन का काम करते हैं तो आपको द्विभाषी या फिर बहुभाषी जो डिक्शनरी है उनका प्रयोग करना पड़ता है। तो ये था आपका चैप्टर 3, जिसमें हमने कंप्लीट चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर कर दिया है, जिसका नाम है उपकरण और अनुवाद के उपकरण और शब्दकोश। इसमें मेनली आपको उपकरण के बारे में पढ़ना है और फिर शब्दकोश जो डिक्शनरी है उसके बारे में पढ़ना है। तो हमने जितना हो सका हमने ज़्यादा पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। हम जितना जल्दी हो सकेगा वीडियो जल्दी से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ा सा वेट करिए, जितने कंटेंट अवेलेबल है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम का और वेबसाइट का लिंक मिल जाता है, वहाँ से आप जाके हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट पे और सब्जेक्ट्स के नोट अवेलेबल हैं, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपना कोई डाउट पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।